हेलो एंड नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। आज हम लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की विस्तृत जानकारी के लिए, डीपली जानकारी के लिए इसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से क्रैक कर पाना संभव नहीं है, या फिर वकालत के प्रोफेशन में हो। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आजीवन किताबें एक वकील की सच्ची मित्र होती हैं। प्रत्येक सुख दुख में वो सदैव उनका साथ देती हैं। इसलिए अगर एडवोकेसी के क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में है, चाहे आप तैयारी कर रहे हों सिविल जज के लिए, एपीओ के लिए, तो आपको पढ़ना तो आजीवन पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार होकर, माइंड मेकअप होकर रखना चाहिए। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले इसका परिचय जान लें। भारतीय न्याय संहिता 2023 से पूर्व अपराधों के वर्गीकरण के लिए जो है मुख्य रूप से आईपीसी जो है प्रवर्तन में था, इंडियन पिनल कोड, जिसमें अपराधों के संबंध में दंड आदि की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ भी थे, उनमें भी वो अलग थे। इसके बाद आवश्यकता हुई एक नए कानून की। समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। इसके लिए भारतीय संसद के द्वारा जो क्रिमिनल लॉ के जो मेजर थे कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इनमें जो है बदलाव कर उनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को जो है लाया गया। आइए इनकी शुरुआत करते हैं, जिसमें आज भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हम सब विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भी पूछा जाता है अधिनियम संख्यांक। इसका अधिनियम संख्यांक क्या है? 2023 का अधिनियम संख्यांक 45 है बीएनएस का। ये 25 दिसंबर 2023 को जो है पास होने के बाद इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसका उद्देश्य है अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन, संशोधन करने और उससे संबंध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित किया गया है। 74वें वर्ष में, ये भी पूछ लिया जाता है गणराज्य के कितने वर्ष के बाद इस अधिनियम को जो है पास किया गया? 74वें वर्ष में। इसमें यह भी जानते चलते हैं, इसमें कुल जो है
358 धाराएं हैं, कुल 358 धाराएं हैं, और चैप्टर जो है कुल 21 चैप्टर हैं। अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 की जो पहली धारा है, ये कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा और ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ये प्रवृत्त, ये लागू जो है 1 जुलाई 2024 से हुआ। इसका जो सेक्शन है 106 सब सेक्शन 2 को छोड़कर ये पूरे भारत पर लागू है। और लागू होने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 23 फरवरी 2024 को जारी की गई। और इसका सबसेक्शन 3 कहता है प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस संहिता के में जो उपबंध किए गए हैं उनके प्रतिकूल, उनके विरोध में कोई काम करता है या कोई लोप करता है, कोई गलती करता है, जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब इस अगर वो भारत में है, भारत के भीतर अगर इस संहिता के संबंध में कोई अपराध कारित करता है तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। सबसेक्शन 4 ये बताता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वो भारत के भीतर किया गया हो। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए, मतलब जो भारत से बाहर अगर कोई अपराध किया जाता है भारत में, उसके वो इस विधि के द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत के भीतर अपराध किया है। उपधारा 5 जो है बताती है इस संहिता के बंध भारत से बाहर या और भारत से परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अगर भारत के किसी नागरिक के द्वारा किए जाते हैं, या भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत जहाज है, पोत है, या कोई वायुयान है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हो, वो कहीं भी हो, चाहे किसी भी देश में हो, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो, या भारत में स्थित कोई कंप्यूटर संसाधन है को लक्ष्य बनाकर जो है भारत से बाहर और परे, भारत के बाहर और उससे परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अगर अपराध किया जाता है तो वो इस संहिता के अनुसार विचारणीय होगा, अपराधी होगा। इसके बाद इसमें दृष्टांत दिए गए हैं, परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दृष्टांत है का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, क्या करता है, मर्डर करता है। मर्डर 103 बीएनएस के तहत जो अपराध कारित करता है वो भारत के किसी स्थान में जहां वो पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जाएगा, यानी कि
भारत से मर्डर उसने भारत में किया है, लेकिन भारत से बाहर किया है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। वो भारत में जहां भी पाया जाएगा उसे उसका ट्रायल और कन्विक्शन जो है वो हत्या के लिए होगा। उपधारा 6 उपधारा 6 बताती है कि इस धारा में कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, इन लोगों को इससे छूट है, अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और वित्तेजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या विशेष विशेष या स्थानीय उपबंध यानी कि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के उपबंधों पर यह कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये भी सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका कहना कि यह है कि भारत इस संहिता में कोई भी बात जो है अगर वो दी है तो भारत सरकार की जो सेवा में अधिकारी हैं या नौसैनिक हैं, सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, जिनके द्वारा कोई विद्रोह या वित्तेजन किया जाता है करने के लिए दंडित करने वाले किन्हीं अधिनियमों के उपबंधों या कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ में कोई उपबंध है, वो इस संहिता के द्वारा उस पर कोई उन उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 2, इस सेक्शन 2 में जो है डिफिनेशंस दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। इसकी पहली परिभाषा है 2(1) कार्य। क्रिमिनल में जो है क्राइम ऑफेंस में जो है कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्य की आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का कार्य का मतलब कोई कार्य करने से संबंधित। जीव जंतु सबसेक्शन 2 में जो है जीव जंतु के बारे में बताया। जीव जंतु मतलब मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी वो जीव जंतु के अंतर्गत आएगा। मानव से भिन्न कोई भी प्राणी हो वो जीव जंतु के अंतर्गत आएगा। सबसेक्शन 3 में है जो है शिशु 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। 18 वर्ष से अगर जो कोई भी कम है उसे शिशु माना जाएगा। कूटकरण सबसेक्शन 4 में जो है कूटकरण है कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वो कूटकरण कहलाता है। कूटकरण कहलाता है काउंटरफेट। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के समान जो है इस आशय से बनाता है कि वो दूसरा व्यक्ति ये विश्वास कर ले कि ये पहली चीज है और वो इस आशय से बनाए कि वो मतलब ये ऐसा लगे कि उसके द्वारा जो चीज बनाई गई है वो सही है, वो उसी प्रकार की है। जैसे कोई प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और उसका एक दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका डुप्लीकेट सेम उसी तरह से इस आशय से तैयार करता है कि लोग ये समझें कि ये वही है, तो उसके द्वारा ये माना जाएगा कि उसके द्वारा कूटकरण किया गया है। और कूटकरण के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि नकल जो है सेम टू सेम वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2 कहता है जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति ये विश्वास कर सकता है कि ये वही चीज है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ये उपधारणा की जाएगी, यानी प्रिजम्पशन की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज इस आशय से सदृश बनाता है उसका आशय सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था। मतलब जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो कूटकरण करे, तब तक ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उसने जो ऐसा किया है वो प्रवंचना के आशय से किया है ताकि वो कूटकरण उसका कर सके। इसके बाद सबसेक्शन 5 जो है वो बताता है न्यायालय के बारे में। न्यायालय से मतलब है न्यायिक कार्य करने के लिए जो है विधि द्वारा अकेले
ही सशक्त किया गया, या कोई न्यायाधीश या कोई निकाय जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वो न्यायालय के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में मृत्यु, जब तक संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो मानो की मृत्यु प्रेत है। साथ में है बेईमानी, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, मतलब एक व्यक्ति को जो है गलत तरीके से जो है लाभ प्राप्त हो, दूसरे को जो है हानि प्राप्त हो, उसे कहा जाता है बेईमानी। यानी कि एक व्यक्ति को जो है अवैध तरीकों से जो है लाभ प्राप्त हो रहा हो और दूसरे व्यक्ति को जो है हानि हो रही हो। अगला सबसेक्शन है 8, डॉक्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट से ऐसा विषय प्रेत है जिससे किसी पदार्थ पर, अक्षरों पर, अंकों, चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हैं। मुख्य चीज यह है कि डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एविडेंस के लिए प्रयोग करने के लिए कोई ऐसा दस्तावेज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो या डॉक्यूमेंट्री में हो, या उसे कहीं पत्रों पर लिखा गया हो, चिन्हों के साधनों द्वारा बनाया गया हो, अंकों से हो, किसी पदार्थ में हो, उसे अगर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने की आशय से बनाया गया है तो डॉक्यूमेंट के श्रेणी में आएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट में आएंगी। जैसे बैंक कार्ड पर दिया गया चेक क्या है, डॉक्यूमेंट है। मुख्तारनामा डॉक्यूमेंट है। मानचित्र, रेखांक, इनको सच के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या उपयोग में लाया जा सकेगा, वो भी डॉक्यूमेंट है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो भी डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे। अक्षर है, अंक है, चिन्हों के द्वारा है, या कोई वाणिज्यिक लेन देन उससे संबंधित है, ये सारे चीजें जो है डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं। एक इसका दृष्टांत भी दिया है, आइए इसको भी देखते हैं। एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार देय है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस प्रश्नांकन का अर्थ ये है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। प्रश्नांकन एक दस्तावेज है। यह इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा कि मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करें शब्द, उस पर प्रभाव पहले शब्द लिख गया हो। इसका मतलब है जैसे चेक होता है। हालांकि इसमें जो बताया गया है कि एक वाणिज्यिक लेन देन के संबंध में प्रथा के अनुसार एक जो है विनिमय पत्र है जो आदान प्रदान पैसों के लेन देन के संबंध में है, उस पर जो है वो लिख देता है और अपने हस्ताक्षर कर देता है। और उससे पूर्व जब वो करता था तो उसका मतलब होता था कि वो उससे जो है उसका अर्थ इस प्रकार होगा कि मानो उसने हस्ताक्षर करके ये कर दिया है कि वो उसको भुगतान कर दिया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगला सबसेक्शन है 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपट पूर्वक से आशय, कपट पूर्वक से आशय करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट के आशय से कोई अगर काम कपट के आशय से करने का आशय है तो उसे कपट पूर्वक कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद सबसेक्शन है 10, लिंग। लिंग से मतलब पहले जो आईपीसी था उसमें 2 लिंग शामिल थे। एक जो है पुल्लिंग यानी पुरुष, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा अब इसमें शामिल हो गया है बीएनएस में उभयलिंग।
यानी कि ट्रांसजेंडर। 11 सबसेक्शन 11 में है सद्भाव पूर्वक। कोई भी विवाह सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास की गई हो। मतलब सद्भावना पूर्वक कोई भी काम तब तक सद्भावना पूर्वक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सम्यक सतर्कता न बरती गई हो और ध्यान जो है ध्यान के बिना, मतलब उसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान के बिना किया गया है और सम्यक सतर्कता भी नहीं बरती गई है तो ऐसे कार्य को सद्भावना पूर्वक होना नहीं माना जाएगा। सद्भाव पूर्वक होना। सब सेक्शन 12 है। 12 में सरकार के बारे में बताया गया है। सरकार मतलब एसजी और सीजी। एसजी और सीजी से विपरीत है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद में 13 सश्रय देना। सश्रय मतलब आश्रय। सश्रय इसका मतलब है, सश्रय के अंतर्गत आएगा कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोई अपराधी है, अपराध करके या कोई ऐसा अपराध कर किया है जो जैसे आतंकवाद, संगठित अपराधों से संबंधित है या अन्य अपराध है, हत्या, इनसे संबंधित अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई आश्रय देगा, भोजन देगा, पेय देगा, धन देगा, वस्त्र देगा या आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन उपलब्ध कराएगा, किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार इस खंड में प्रकटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए या उसकी सहायता करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसको संश्रय दिया है, संश्रय दिया है। क्षति, इंजरी। इंजरी का मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई क्षति या अपहानि। अपहानि को जो है क्षति कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करते हुए कोई जो अपहानि की जाती है उसे क्षति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। सॉरी, सब सेक्शन है 15। अवैध। अवैध का मतलब क्या होता है? वैध रूप से अवैध, अवैध शब्द को लागू करता है जो विधि द्वारा। अवैध उसे कहते हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध है, जो विधि द्वारा निषिद्ध किया गया हो उसे अवैध कहा जाता है। सब सेक्शन 16 है, उपधारा 16। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति प्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में, इसके अंदर जो शासकीय रूप से जो है न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, से नियुक्त किया गया है। या इसको हम ऐसे इसे समझा जा सकता है, न्यायाधीश से वो व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि द्वारा किसी भी निर्णय को देने के लिए सशक्त किया गया है। विधि द्वारा किसी निर्णय को देने के लिए सशक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है। 17 में जो है जीवन के बारे में परिभाषित किया गया है। जीवन, जीवन लाइफ। 18 में स्थानीय विधि। स्थानीय विधि से भारत के किसी विशिष्ट स्थानीय विधि जिसे लोकल लॉ कहा जाता है, वो किसी विशेष स्थान पर लागू की जाती है, ऐसी विधि को स्थानीय विधि कहा जाता है। पुरुष, पुरुष का मतलब किसी भी आयु का जो है नर अभिप्रेत है, मानव नर। 20 में मास और वर्ष की परिभाषा दी गई है। मास का शब्द महीना, वर्ष समझा जाएगा। माह गणना जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, ये भी पूछा जाता है। किस कैलेंडर के अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी जो है गणना की जाएगी। 21 सब सेक्शन 21 चल संपत्ति। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूमि
भूभत्त की किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, वो चल संपत्ति कहलाती है। वचन, इस संहिता में एक वचन और बहुवचन दो ही वचनों को जो है स्पष्ट किया गया है, या तो फिर एक वचन या बहुवचन। ओथ, शपथ। शपथ का मतलब है विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन से उपयोग में किया जाना विधि द्वारा प्राधिकृत है। ऐसे कोई व्यक्ति जो है ऐसे शपथ उसको कहा जाता है जो विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्य निष्ठा प्रतिज्ञान की कोई ऐसी घोषणा जो किसी लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष या अन्यथा सबूत के लिए जो है प्रयोग किया जाए, उसे जो है शपथ कहा जाता है। 24 अपराध से संबंधित है, क्राइम। 25 में जो लोप है मानी की गलती। 26 में व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति में जो है कोई कंपनी या कोई निकाय भी आ सकता है, चाहे वो निगमित हो या ना हो। लोक, लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई समुदाय भी आता है। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की तो वैसे परिभाषा बहुत बड़ी है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार से पारिश्रमिक पाता है, पब्लिक सर्वेंट होगा। ऐसा व्यक्ति जो जनता के टैक्स के पैसे से पारिश्रमिक पाता है, ऐसा व्यक्ति लोक सेवक कहलाया जाएगा, लोक सेवक कहा जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 29, विश्वास करने का कारण। कोई विशेष जरूरी नहीं है। 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लॉ। लोकल लॉ और स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ को जो है सबसेक्शन 30 में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई विशिष्ट विषय लागू हो, जैसे पॉक्सो अधिनियम, SC/ST एक्ट, ये सब क्या है? ये सब स्पेशल लॉ है, विशेष विधियां। 31 में जो है दिया है मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसमें कोई विधिक अधिकार सृजित होते हों, कोई विधिक अधिकार सृजित होते हों, वो मूल्यवान प्रतिभूति कही जाएगी। 32 में जो है जलयान है। 33 में है स्वेच्छा से। कोई व्यक्ति किसी परिणाम में स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, तो स्वेच्छा। वसीयत, वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अप्रेत है। वसीयत जो है वो मरने से पूर्व व्यक्ति जो है अपनी अचल प्रॉपर्टी को जो है अपने मरने के बाद उसका विधिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके संबंध में वसीयत करता है। 35 में जो है महिला किसी भी आयु की जो है नारी से प्रेत है। 36 में जो है सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो, मतलब विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा कोई प्रॉपर्टी जो है प्राप्त की हो और प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति हो वो विधिक रूप से उसका हकदार न हो, ऐसे इसको जो है सदोष अभिलाभ कहा जाता है। सदोष हानि उसका उल्टा हो जाएगा। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से इसका हकदार नहीं है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को जो है हानि होनी चाहिए थी, लेकिन उसको जो है
विधि विरुद्ध तरीके से उसको जो है कर दी गई है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है इसमें। 39 में बताया गया है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। इसका कहना यह है कि अगर कोई ऐसी परिभाषा जो उसमें परिभाषित नहीं की गई है, छूट गई है, तो वो अगर आईटी एक्ट 2000 में या बीएनएसएस 2023 में परिभाषित होगी तो उनमें जो अर्थ वहां उनमें है वही अर्थ इसके अंतर्गत भी होगा। तो ये था सेक्शन 2 जो परिभाषाओं से संबंधित था। इससे महत्वपूर्ण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया बार एग्जाम हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध के प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद वाले शीर्षक के अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों में ऐसी परिभाषा दांडिक उपबंध दोहराया न गया हो। इसका मतलब है कि अपराध के संबंध में प्रत्येक जो परिभाषा है वो अपवाद से संबंधित जो अध्याय है उसके उसमें उसे समझा जाएगा। जैसे इसका दृष्टांत दिया है, का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, इसलिए ये मामला साधारण अपराधों के अंतर्गत आता है, आ जाता है जिसमें जिसमें ये उपबंधित है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। मतलब ऐसा इसका मतलब है साधारण अपवादों में जो उपबंध किए गए हैं उनमें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो वो विधि के द्वारा करने के लिए सक्षम है या विधि के द्वारा उसे आदेश दिया गया है तो उससे संबंधित कोई भी बात अपराध नहीं होगी। इसके बाद जब तक इस संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोगों पर भी होगा। मतलब वैध तरीके से कोई गलतियां होती हैं उन पर भी इसका जो है विस्तार होगा। 5, ये कॉमन इंटेंशन से संबंधित है जो धारा 34 में था आईपीसी में। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसने स्वयं अकेले किया हो। ये धारा 34 में था पहले, कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय। इसका सब सेक्शन 6 ये कहता है कि जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वो कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया। मतलब इसका कथन यह है इनके सब सेक्शन 6 का कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में अगर एक से अधिक अभियुक्त है उसमें जानबूझकर यानी कि सामान्य आशय से उसके नॉलेज में है उसके बाद उसमें जो है वो अपराध करता है तो वो उसी तरह से अपराधी समझा जाएगा जैसे कि अगर वो सिंगल उसमें होता तो अपराध करता।
सब सेक्शन 7, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोक द्वारा किसी परिणाम या का कारित किया जाना या किसी परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां ये समझा जाएगा परिणाम का अंशतः कार्य या अंशतः लोप कारित करना, किया जाना, वही अपराध है। यानी कि अगर किसी लोप या कार्य या गलती, किसी कार्य की गलती से कोई अगर परिणाम होता है और वो अपराध के रूप में जो है उसकी परिणति होती है, तो उसका या उसका करना, प्रयत्न करना भी अपराध है। तो अगर उसमें अंशतः लोप यानी कि थोड़ा भी अगर कोई लोप हुआ तो उसको भी अपराध ही माना जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा भी हुआ, जैसे अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके अंशतः या को पीट कर या की मृत कारित कर देता है। का ने हत्या की है, इसका मतलब क्या है कि भले ही उसने उसे पहले भोजन देना बंद किया, उसके बाद में उसे पीटा, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये कार्य अंशतः किए गए, लेकिन जो अपराध है वो हत्या के अपराध से ही विचारणीय होगा। सब सेक्शन 8, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा मिलकर किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध को किए जाने में साझा सहयोग करेगा। क्या करेगा? सहयोग करेगा, वह उस अपराध को करता है, ऐसा माना जाएगा। सब सेक्शन 3 की उपधारा 8, सेक्शन 3 की उपधारा 8 में यह बताया गया है। जैसे का और खा पृथक पृथक रूप से जो है विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। मतलब दो लोग जो है या की हत्या, का और खा या की हत्या के लिए जो है सहमत होते हैं और बारी बारी से जो है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देते हैं, या इस प्रकार की गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, या जो है उसको जब धीरे धीरे इस तरह से विष दिया जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो है मृत्यु कारित हो जाती है। वो इस हालांकि दोनों ने अंशतः कार्य किया है, अंशतः जो है कार्य किया है, लेकिन वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं। इस तरह की जानों उन्होंने जो है पृथक पृथक कार्य करके भी उसकी हत्या की है, वो हत्या समान रूप से हत्या के लिए दोषी हैं। इसके बाद या इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टांत है और अक्सर कक्षाओं में पूछा जाता है। गा में जो है एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह भुखमरी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खा को पदच्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। खा से दुस्संधि या सहयोग किए बिना, खा ये जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह ये की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा को सहयोग नहीं किया, इसलिए का केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। उसने सहयोग नहीं किया, इसलिए वो एक हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और एक हत्या का दोषी होगा। सब सेक्शन 9 है 3 का, जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंध हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। का मतलब है जहां अगर कई व्यक्ति हैं आपराधिक कार्य करने के लिए लगे हुए हैं, तो उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि वो उसी अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए जो है दंडित किए जाएं, वो अलग अलग अपराधों के भी दोषी हो सकते हैं।
ये था चैप्टर 1, धारा 1 से 3 तक। 1 से 3 तक इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे कई प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर पहला। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है दंडों के विषय में, अध्याय 2 दंडों के विषय में है। इसकी धारा 4, अपराध इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला मृत्युदंडादेश, मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तीसरा है कारावास, कठिन कारावास और कठोर कारावास। चौथा है संपत्ति की जब्ती। पांचवा है जुर्माना। छठा जो है बढ़ाया गया है, इसे नया बढ़ाया गया है, सामुदायिक सेवा। इसमें जो है जो कम सजा से संबंधित होते हैं उनमें न्यायालय के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जो है सजा होने पर जेल न भेजकर उसे समाज में ही शर्तों पर रहने के लिए कहा जाता है और उसे ऐसी शर्तें दी जाती हैं ताकि वो समाज में रहकर अपने को उसमें व्यवस्थित कर सके। इसका उद्देश्य अपराधी को जो है सुधारना होता। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 है दंडादेशों का लघुकरण, यानी कि जो दंड दिए गए हैं उनका जो है लघुकरण, कम भी कर सकती है। कौन कर सकता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अपराधी की सम्मति के बिना, अपराधी की ये काम जो है अपराधी की सम्मति के बिना किया जा सकता है। इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण हो सकता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश से दंडित किया गया है, अगर समुचित सरकार चाहे तो उसके मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में जो है बदल सकती है या किसी अन्य सजा में उसे बदल सकती है। समुचित सरकार का हमने बता ही दिया है, केंद्र सरकार, राज्य के मामलों में राज्य सरकार। सेक्शन नंबर 6 में बताया गया दंडावधियां, दंड की जो है अवधि कितनी होगी। इसमें बताया गया आजीवन कारावास को जो है 20 वर्ष के कारावास के बराबर गिना जाएगा। आजीवन कारावास को जो है 20 वर्ष के कारावास के बराबर गिना जाएगा। सेक्शन नंबर 7 है दंडादेश कैसा होगा, कठिन होगा, साधारण होगा, ये कैसा होगा। ये प्रत्येक ऐसे मामलों में जिनमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा दंडादेश में ये निर्दिष्ट करे कि संपूर्ण भाग कारावास कठिन होगा या सादा होगा, या उसका कुछ भाग कठिन होगा, शेष सादा होगा। ये जो है जब न्यायालय किसी व्यक्ति को जो है कन्विक्शन करता है, किसी व्यक्ति का जो है किसी को दोषित करता है, तो न्यायालय अपने निर्णय में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि ऐसे व्यक्ति को जो दंडादेश दिया गया है उसका संपूर्ण कारावास जो है कैसा कठिन होगा, साधारण होगा, या कुछ कारावास कठिन होगा, शेष साधारण होगा। ये सारा उसे अपने जजमेंट में जो है निर्दिष्ट करना पड़ता है। और अगर उसने कोई सजा काट चुका है, पूर्व में वो जेल में रह चुका है, तो उसे सेट ऑफ कर दिया जाता है, मुजा कर दिया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर है 8। सेक्शन नंबर 8
सबसेक्शन एक कहता है कि जहां जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, वहां कितना जुर्माना हो सकता है, वहां जुर्माने की रकम जिसके लिए अपराधी दायी है वह अप्रत है किंतु अत्यधिक नहीं। तो जुर्माना जो है इसमें बताया गया जहां स्पष्ट नहीं है वहां कितना जुर्माना हो सकता है। जुर्माना जो है सेक्शन 8 बताता है कि जुर्माना असीमित हो सकता है किंतु वो अत्यधिक नहीं होगा। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के ऊपर ये निर्भर करेगा। कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और उसमें जब न्यायालय दंडादेश देगा उसमें ये स्पष्ट करेगा जुर्माना जो अगर लगाया गया है अगर उसका व्यतिक्रम करता है तो इसके अलावा भी दंड भोगने के लिए कितनी अवधि तक का दंड कारावास भोगेगा, ये भी जो है न्यायालय अपने निर्णय में स्पष्ट करता है। धारा 3 जो है, यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी अपराधी को कारावास से दंडित किया गया है और जुर्माने से भी दंडित किया गया है, और अगर वो ऐसा व्यक्ति जुर्माना देने में लोभ करे, व्यतिक्रम करे या जुर्माना न दे पाए तो ऐसे व्यक्ति को जो है कारावास की अवधि का 1/4 से अधिक जो है दंडित नहीं किया जा सकता, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। जैसे किसी व्यक्ति को जो है एक अपराध के संबंध में 1 वर्ष के कारावास की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और उस अपराध में अधिकतम सजा जो है 1 वर्ष है, तो न्यायालय जुर्माने अगर उसके द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक के कारावास से दंडित नहीं कर सकता। सबसेक्शन 4 वो कारावास जिसे जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो कारावास है वो साधारण होगा या कठिन होगा। सबसेक्शन 5 यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वो कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम होने की दशा में करे वो सादा होगा। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सिर्फ जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया है और उसको भी अगर वो व्यतिक्रम करता है, उसमें भी व्यतिक्रम करता है, तो इसके अंतर्गत जो कारावास होगा वो साधारण होगा, वो साधारण होगा। यहाँ जुर्माने की रकम 5,000 से अधिक नहीं है, वहां 2 माह से अधिक अवधि के लिए कोई कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, और जहां 10 वर्ष है वहां 4 महीने, अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो है व्यतिक्रम के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता, किया जाएगा। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया हो या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसे उद्ग्रहित यानी कि वसूल लिया गया हो। और सबसेक्शन 7 है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष के
से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उस अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु होना किसी भी संपत्ति को इस दायित्व से उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी कि अगर जुर्माना जो दिया गया है वो दिया नहीं जाता है और अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात वो जुर्माने से जो है उसका जो जुर्माना है वो उसको उसके जो वारिस हैं उनको देना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात जो है जिस प्रकार ऋणों की वसूली की जाती है उसी प्रकार जुर्माने की भी वसूली की जाएगी। अगला सेक्शन नंबर 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। जहां कोई भी अपराध जो है कई अपराधों से मिलकर बना है वहां दंड की अवधि क्या होगी। कोई भी बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें कोई भाग स्वयं अपराध है वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड के लिए तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभियुक्त रूप से उपबंधित न हो। जहां कोई बात अपराधों को परिभाषित करने वाली या दंडित करने वाली किसी विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों से संबंधित हो। अगर जहां ऐसा है गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि जहां ऐसा सस्पेंस है कि अपराधी के द्वारा कौन सा दंड किया दिया गया है तो वहां सबसे कम जिसमें दंड होगा उससे उसको दंडित किया जाएगा, अधिक वाले इसमें नहीं। इसका दृष्टांत ये भी इम्पोर्टेंट है, का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ ये हो सकता है का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिससे वह संपूर्ण मारपीट घटित होती है या कि स्वेच्छा उपहानि कारित करने का अपराध किया हो। यदि का प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वो प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड है। मतलब इसका मतलब है कि जो कॉज ऑफ एक्ट है वो सिर्फ एक्ट के लिए होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्ट के लिए नहीं। सेक्शन 10 में ये बताया है, कहा गया है कि जब कई अपराधों के से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जब निर्णय में ये कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है तब जो है क्या किया जाएगा, तब किया ये जाएगा तब उस अपराधी को कम से कम दंड के लिए जिसमें कम से कम जिस अपराध में दंड है उपबंध है उससे दंडित किया जाएगा, अधिक वाले से नहीं। 11 जो है एकांत परिरोध के संबंध में है। जब कभी कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए संहिता के अधीन न्यायालय में उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश में आदेश कर सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वो दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे, 3 माह से अधिक नहीं होंगे। एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। अगर कारावास जो है 6 माह से अधिक नहीं है तो जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष तक का है तो 2 माह से अधिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। अगर कारावास 1 वर्ष से अधिक है तो अधिकतम 3 माह से जो है अधिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। एकांत परिरोध जो है दंडादेश के निष्पादन में ऐसे परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एक बार में जो है 14 दिन से अधिक उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। एकांत परिरोध का मतलब ये है जेल में जहां कैदी रखा जाता है उस बैरक में छोटा सा होता है उसी में जो है उसको अकेले रखा जाता है, उसी में खाना पीना नहाना सब उसी में होता है।
अगर कारावास 3 महीने का है, 3 महीने से अधिक हो, अगर कारावास जो है तो 3 महीने से अधिक का हो, तो जो है 1 माह में एकांत प्रयोग 7 दिन से अधिक नहीं होगा। सेक्शन नंबर है 13। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए उपबंधित दंड। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में दोषित किया जा चुका है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में दोषित ठहराए जाने के पश्चात उन अध्यायों में से जिसकी के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास दंडनीय अपराध अपराध का दोषी है, तो अब प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। यह था चैप्टर 1 और 2, जिसको हम लोगों ने विस्तृत रूप से समझा। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो 11, 12, 13, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5, 6, 7, 8 और डेफिनेशन से संबंधित हैं। इसके अलावा सेक्शन 4 जो शुरुआत के ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर 1 और 2 जिसको हमने आज बताया है, पढ़ाया है, इससे संबंधित अगर कोई भी इशू हो, जो चीज समझ में न आ रही हो, आप उसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम इसे पूरा पढ़ाएंगे और विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम जल्द ही यूपी एपीओ परीक्षा के लिए मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।